अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिक और अलजेब्रिक व्यू देखा था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी और हमने देखा था कि कोई वेक्टर जो है वो किसी दूसरे एक या दो या तीन या उससे ज़्यादा वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं। अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता और आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो वो वीडियो पहले देख ले ताकि आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर स्पैन। स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है वी और उसका कोई सबसेट है हमारे पास एस, तो उस सेट एस के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उसको हम लीनियर स्पैन बोलते हैं। जैसे आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है, ये एक सेट है हमारे पास एस जो कि वेक्टर स्पेस वी का सबसेट है। इस सेट एस के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उस सेट को हम बोलेंगे एल ऑफ एस या लीनियर स्पैन ऑफ एस। अब ये जो सेट है एल ऑफ एस, ये एस से बड़ा है क्योंकि ये एस को भी कंटेन कर रहा है, यानी एस के एलिमेंट्स को भी और एस के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को भी कंटेन कर रहा है। वो सारे एलिमेंट्स जो एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनको भी कंटेन कर रहा है। तो ये वी से हो सकता है छोटा हो या हो सकता है वी के इक्वल हो। ठीक है, वी के अंदर ही होगा, हो सकता है ये वी के इक्वल हो जाए। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे इसका क्या मतलब है। फ़िलहाल आप ये समझ लें कि एस सबसेट है एल ऑफ एस का और एल ऑफ एस सबसेट है वी का। सबसेट है यानी सबसेट भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। डेफिनेशन को हम अगेन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है हमारे पास वी और उसका सबसेट है एस, तो उस सबसेट एस के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उन सब के सेट को बोलेंगे लीनियर स्पैन, और इसको डिनोट करते हैं हम एल ऑफ एस से या फिर इस तरह की फॉर्म में लिख के। यानी अगर एस है हमारे पास कोई सेट जिसमें दो एलिमेंट्स हैं यू वी, यानी दो वेक्टर्स हैं, और हमें देखना है कि एल ऑफ एस इसका क्या होगा, किस तरह का सेट होगा, यानी इस सेट के कितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर ये सेट है यू तो इसके पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन में यू आ जाएगा, 2u आ जाएगा, 3u आ जाएगा, 4u आ जाएगा, 5u, 6u, 7u, इस तरह के बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। इसी तरह हाफ यू, 1/3u, 1/4u, 1/5u, 4/3, 6/7, -1/2, -1/3, -5/4। इसी तरह v के साथ भी बिल्कुल इसी तरह के एलिमेंट्स v के साथ भी v वाले भी आ सकते हैं, जैसे 6/7v। इसी तरह इनको प्लस करके भी लिखा जा सकता है u प्लस वी, u प्लस 2v, 2u प्लस वी, -3u प्लस 7v। इस तरह के बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये एल ऑफ एस एक इनफाइनाइट सेट बन रहा है इस केस में जब हमारे पास एस जो है वो एस के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स है यू वी। इसी तरह अगर एस ले लें हम तीन वेक्टर्स वाला सेट, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें यू के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, वी के सारे, डब्ल्यू के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब इनके स्केलर मल्टीपल्स, यू के सारे स्केलर मल्टीपल्स, वी के सारे स्केलर मल्टीपल्स, डब्ल्यू के सारे स्केलर मल्टीपल्स। इसके अलावा इनको ऐड करके आ जाएगा यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यू प्लस 2v प्लस 2w। हो सकता है सिर्फ u प्लस डब्ल्यू भी आ जाए, u प्लस वी भी आ सकता है, v प्लस डब्ल्यू भी आ सकता है, v प्लस 2w। हो सकता है कि ये तीनों किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर और आपस में ऐड हो रहे हों। तो इस तरह के बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, यानी इनफाइनाइटली मैनी लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं सिर्फ इन तीन वेक्टर्स u, v और w के। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एस गिवन है हमें एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक वेक्टर है और हमें ये देखना है कि इस एक वेक्टर से हम कितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, यानी कितने वेक्टर्स और बना सकते हैं, कितने वेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं। यानी फाइंड करना है हमें एल ऑफ एस। तो हम वेक्टर एडिशन तो नहीं कर सकते। वेक्टर स्पेस के दो ऑपरेशंस होते हैं ना, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन तो नहीं कर सकते क्योंकि सेट में एलिमेंट ही एक है, तो एक एलिमेंट को हम किस तरह ऐड करें और किस में ऐड करें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम ज़रूर कर सकते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि कितने और वेक्टर्स हम जनरेट कर सकते हैं।
जब हम 1 को किसी रियल नंबर किसी स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का वेक्टर आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का वेक्टर आ जाएगा। नेगेटिव किसी नंबर से -½ से कर लें तो इस तरह का वेक्टर आ जाएगा। -1 से कर लें तो इस तरह का वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह -2 से कर लें तो इस तरह का वेक्टर आ जाएगा। इस तरह वेक्टर्स जनरेट होते जाएंगे। यानी हमारे पास किस तरह के वेक्टर्स आए, 1 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 2, ये वेक्टर आ गया। इसी तरह जब हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी लेंथ क्या हो गई, ट्रिपल हो गई। इस तरह का वेक्टर आ गया हमारे पास। फिर जब हमने इसको -½ से मल्टीप्लाई किया, -1/2 यानी -0.5, तो ये -½ यानी -0.5 और -0.5 हो जाएगा। इस तरह का वेक्टर हो जाएगा जिसकी जो लेंथ है वो भी चेंज हो गई है, कम हो गई है और डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। इसी तरह -1 को 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि हम इस एक वेक्टर से ये वाली पूरी लाइन जनरेट कर सकते हैं, पूरी लाइन इस एक वेक्टर से। ठीक है, हर तरह का वेक्टर हम इसको लेके आ सकते हैं कि सिर्फ एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद। स्केलर कहाँ से लेते हैं हम, स्केलर लेते हैं हम फील्ड से। ठीक है, फील्ड यहाँ पे रियल नंबर है इस क्वेश्चन में, वेक्टर स्पेस हमारे पास इस क्वेश्चन में R² है और फील्ड R है। तो इस लाइन पे मौजूद हर वेक्टर को हम जनरेट कर सकते हैं क्योंकि हमें स्केलर रियल नंबर से एक ऐसा स्केलर मिल जाएगा, यानी रियल नंबर से हमें स्केलर मिल जाएगा 0.1, जो यहाँ पे कहीं इसका आंसर आएगा 0.1 से मल्टीप्लाई करके 1 को। ठीक है, इसी तरह 0.2 मिल जाएगा, 0.3 मिल जाएगा, -0.5 मिल जाएगा, -0.3 मिल जाएगा, 0.4 मिल जाएगा और बड़े वेक्टर्स भी मिल जाएंगे, बड़े स्केलर्स भी मिल जाएंगे, जैसे 10 मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह के सारे नंबर्स रियल नंबर्स में मौजूद हैं। तो हम इस पूरी लाइन को, इस एक पूरी लाइन को जनरेट कर सकते हैं सिर्फ एक वेक्टर की मदद से। जनरली हम L ऑफ S सेट को ऐसे लिख सकते हैं, AV सच दैट A बिलोंग्स टू F। V हमारे पास वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट है और A फील्ड से बिलोंग कर रहा है। फील्ड इस वक्त हमारे पास R है। सो वी कैन जनरेट वन होल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन यूजिंग अ सिंगल वेक्टर। हमने देखा कि एक लाइन को जनरेट करने के लिए एक वेक्टर चाहिए, लेकिन अगर हम एक प्लेन को जनरेट करना चाहते हैं, पूरे प्लेन को, R² को, तो हमें उसके लिए कितने वेक्टर्स चाहिए होंगे। R² में x एक्सिस और y एक्सिस दो तरह के एक्सिस होते हैं, तो जाहिर है उसको जनरेट करने के लिए 2 ही वेक्टर्स चाहिए होंगे, कम से कम 2। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर स्पेस है R² और हमने देखना है कि ये 2 वेक्टर्स u और v ये पूरी स्पेस को जनरेट करते हैं या नहीं। पहले u और v को ग्राफिकली ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये किस तरह के वेक्टर्स हैं। x है हमारे पास -1 u में और y कोऑर्डिनेट है +1। इसी तरह v में x कोऑर्डिनेट है हमारे पास +1 और y कोऑर्डिनेट है 2। यहाँ पे इस तरह का कोई वेक्टर, इस तरह का कोई वेक्टर बन रहा है u और इस तरह का वेक्टर बन रहा है v। क्या ये 2 वेक्टर्स पूरे प्लेन को जनरेट करेंगे या नहीं। ये वेक्टर्स अलग अलग पूरी लाइन को तो जनरेट करेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इस पूरी लाइन को जनरेट करेंगे, लेकिन क्या ये 2 वेक्टर्स मिलकर इस पूरे प्लेन को जनरेट कर पाएंगे। लेट्स सी। इसके लिए हमें ये चेक करना होगा कि क्या हम R² में मौजूद हर वेक्टर को, चाहे वो यहाँ पे मौजूद है, इस तरह का वेक्टर है या इस तरह का वेक्टर है या फिर इस तरह का वेक्टर, जिस तरह का भी वेक्टर है, क्या हम उसको इन 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं या नहीं। इसके लिए ले लेते हैं हम एक आर्बिट्रेरी वेक्टर w = xy और देखेंगे कि क्या ये वेक्टर w u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं। आपने ये सारा प्रोसीजर गौर से समझना है, क्योंकि जब भी हम देखेंगे कि कोई सेट S
किसी वेक्टर स्पेस v को जनरेट करता है या नहीं, यानी उसका एल ऑफ एस v के इक्वल आता है या नहीं, तो हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हमने लेना है वेक्टर स्पेस में से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट, वो हमने ले लिया w इक्वल टू एक्स वाई। अब हमें चेक करना है कि क्या ये w x u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं, यानी हमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और वो वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए। अगर आपको यूनिक का मतलब नहीं पता कि यहाँ यूनिक से क्या मुराद है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें लीनियर कॉम्बिनेशन वाली, उसमें सारा एक्सप्लेन हुआ है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। u, v और w की जगह इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, b को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, एक्स वाई ऐसे ही रहेगा। फिर इनको ऐड कर देना है, माइनस a प्लस b हो जाएगा और a प्लस 2b हो जाएगा, माइनस a प्लस b एक्स के इक्वल आ जाएगा, a प्लस 2b y के इक्वल आ जाएगा। अब हमें यहाँ से a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर हम 1 और 2 को ऐड करें तो a कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी, तो ऐसे ही कर लेंगे। इनको ऐड करेंगे तो माइनस a और प्लस a कैंसिल, और 2b प्लस b 3b हो जाएगा और x प्लस y आ जाएगा। यहाँ से 3 डिवाइड में जाके उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/3 x प्लस वाई हो जाएगा, यानी b की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को पहले फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। इनको माइनस करके और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3a इज इक्वल्स टू y माइनस 2x। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/3y माइनस 2x। a और b की वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं, लेकिन क्या ये यूनिक है? इनकी यूनिकनेस चेक करने के लिए हम कोई स्पेसिफिक वेक्टर ले लेते हैं। इस क्वाड्रेंट से ले लेते हैं -6 4, और अब हम देखेंगे कि क्या ये वेक्टर इन दो वेक्टर्स u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं। वो जो कंडीशंस हमने अभी फाइंड की है ना, उन कंडीशंस को यूज़ करते हुए, ये वाली a और b की कंडीशंस को यूज़ करते हुए, यानी अगर हमें a और b की यूनिक वैल्यूज़ मिल जाएं तो हम कह देंगे कि -6 4 u और v का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज़। a की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/3y माइनस 2x, और b की आई थी 1/3x प्लस वाई। w इज इक्वल्स टू -6 4 लिया है अभी हमने, x की जगह -6 पुट करेंगे इस इक्वेशन में और y की जगह 4 पुट करेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 16/3। इसी तरह जब हम b की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, b के वैल्यू फाइंड करने के लिए x और y की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, तो b का आंसर आ जाएगा -2/3, और ये दोनों वैल्यूज़ यूनिक, यानी हमें यूनिक वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो ये प्रूव हो गया कि u और v जनरेट करते हैं होल प्लेन आर स्क्वायर को। अब एक रिजल्ट है हमारे पास। रिजल्ट ये कहता है कि आप आर स्क्वायर से कोई से भी दो वेक्टर्स लें, ऐसे वेक्टर्स लेने हैं, एक कंडीशन है उन पे कि वो एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए, यानी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं होने चाहिए। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे तो यानी वो एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, तो वो पूरा प्लेन जनरेट कर सकते हैं। रिजल्ट ये कहता है कि वेक्टर्स एक ही लाइन पे लाई नहीं करने चाहिए, यानी स्केलर मल्टीपल नहीं होने चाहिए एक दूसरे का, एक लाइन पे लाई ना कर रहे हों, डिफरेंट लाइंस पे लाई कर रहे हों। यानी एक वेक्टर फ़र्ज़ करो यहाँ लाई कर रहा है, दूसरा यहाँ लाई कर रहा है, या यहाँ लाई कर रहा है, या फिर यहाँ लाई कर रहा है, डिफरेंट लाइंस पे लाई करने चाहिए, तो फिर वो होंगे वो पूरा प्लेन जनरेट कर सकते हैं। अगर वो एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे होंगे, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं होंगे, जैसा कि इस एग्जांपल में देखा जा सकता है, तो इस सूरत में वो पूरा प्लेन जनरेट कर सकते हैं, वरना वो पूरा प्लेन जनरेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक ही लाइन जनरेट करेंगे। अब हम आज के लेक्चर की थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। इसमें वेक्टर स्पेस है हमारे पास R3 और सेट है हमारे पास ये वाला जिसमें 3 वेक्टर्स हैं। हमें ये चेक करना है कि क्या ये वेक्टर u इस सेट के लीनियर स्पैन में बिलोंग करता है या नहीं, यानी u बिलोंग करता है L ऑफ s को या नहीं, ये हमें चेक करना है। दूसरे अल्फाज में हमें ये देखना है कि क्या हम इस वेक्टर u को इस सेट s के
यानी इस सेट एस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वी डब्ल्यू एक्स, इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं या नहीं, या इन अदर वर्ड्स क्या इस वेक्टर इक्वेशन ए वी प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी एक्स इक्वल टू यू, इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि क्या हम ए बी सी की यूनिक वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो वेक्टर इक्वेशन ए वी प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी एक्स इक्वल टू यू को सॉल्व करके देख लेते हैं। v की वैल्यू लगा देंगे 2 - 1 0, w की वैल्यू लगा देंगे 1 3 - 2, x की वैल्यू आ जाएगी और u की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसको सॉल्व करना है और a b c की वैल्यूज़ निकालनी है। पहले a को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ या इस पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे, c को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उनको ऐड कर देंगे। इनको ऐड करके इक्वेट कर देंगे इस वेक्टर के साथ। जब इनको ऐड करेंगे और इक्वेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2a + b + c इक्वल टू -4। इसी तरह -a + 3b + c इक्वल टू +4, और a 0 है यहाँ पे, यानी a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। -2b + 4c इक्वल टू 6। ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी हमारे पास। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आपस में। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड करें तो a कट जाएगा, a की वैल्यू कट जाएगी और b और c का आंसर आ जाएगा। मतलब 7b + 3c इक्वल टू 4, b और c की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने से एक वैल्यू निकाल लेंगे b या c की। थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वेशंस में b और c के कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं। हमें किसी एक के कोफिशिएंट्स को सेम करना होगा ताकि एक की वैल्यू निकल आए, एक कट जाए और एक की वैल्यू निकल आए। b के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 14 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, b वाला कैंसिल हो जाएगा और c का आंसर आ जाएगा। तो कर लेंगे 2 को फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो c हमारे पास आ जाएगा -1। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई है हमारे पास -1। अब हम c की वैल्यू -1 पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, ये वाली। जब हम c की वैल्यू 1 लगाएंगे इसमें तो हमारे पास आ जाएगा b का आंसर। c की वैल्यू -1 लगानी है। जब c की वैल्यू -1 लगाई तो इक्वेशन इस फॉर्म की बन जाएगी और b आ जाएगा +1। इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो b और c की वैल्यूज़, तो a का आंसर आ जाएगा -2। अब ये वैल्यूज़ यूनिक हैं, आपको चेक कर लीजिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूनिकनेस कैसे चेक करते हैं। तो a, b और c तीनों की यूनिक वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास। a आया है -2, b आया है 1, c आया है -1। जब इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ये सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो प्रूव हो गया कि ये जो वेक्टर है -4 4 6 ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, यानी इस सेट के लीनियर स्पैन में बिलोंग करता है। ये जो वेक्टर u है ये LFS में बिलोंग करता है। अब एक थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई सेट है हमारे पास S जो कि V का वेक्टर स्पेस का सबसेट है, तो इस सेट S के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं यानी लीनियर स्पैन का सेट, वो ज़रूर V की सब स्पेस बनेगा। ठीक है, वो V की सब स्पेस ज़रूर बनेगा। अब थ्योरम की डिटेल देख लेते हैं। डिटेल ये है कि द स्पैन ऑफ एनी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। मोर ओवर एनी सब स्पेस ऑफ V, यानी V की कोई सब स्पेस है हमारे पास W जो कंटेन कर रही है S को, WS को कंटेन कर रही है, तो मस्ट आल्सो कंटेन स्पैन ऑफ S। ठीक है, अगर S को कंटेन कर रही है तो लीनियर स्पैन ऑफ S को भी मस्ट कंटेन करेगी। कोई सब स्पेस है W, अगर वो S को कंटेन कर रही है तो वो लीनियर स्पैन ऑफ S को भी मस्ट कंटेन करेगी। पिछले थ्योरम में हमने ये पढ़ा कि LFS सब स्पेस बनती है V की। ये थ्योरम कह रहा है कि LFS ऐसी सब स्पेस है जो S को भी कंटेन करती है, और LFS स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो S को कंटेन करती है। बाकी जितनी भी सब स्पेसेस बनेंगी जो S को कंटेन कर रही होंगी वो LFS से बड़ी होंगी। LFS ऐसी स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो S को कंटेन कर रही है।